हेलो एवरीवन। आज की क्लास है सामाजिक विकास की प्रक्रिया। कौन कौन से चरण होते हैं प्रक्रिया में, किस प्रकार से होती है बाल्यावस्था में, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया या सामाजिक विकास की प्रक्रिया दो रूप से देखने को मिलती है। पहली होती है निषेधात्मक और सेकंड होती है असत्यात्मक। निषेधात्मक प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया या उस रूप का बालक के व्यक्तित्व पर बहुत ही घातक प्रभाव यानी कि अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, और असत्यात्मक रूप बालक के व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। निषेधात्मक रूप की प्रधानता प्रारंभ में बालकों में होती है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे असत्यात्मक रूप मुख्य रूप से बालकों में देखने को मिलता है। अब ये जो दोनों रूप हैं, निषेधात्मक यानी कि घातक प्रभाव और असत्यात्मक यानी कि अच्छा प्रभाव, इन दोनों रूपों के अंतर्गत जो बहुत अनेकों प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में आज क्लास है आपकी, बताया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कलहन यानी कि क्वेरलिंग। उनमें जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके बारे में ये इसकी प्रक्रिया होती है। 2 से 6 साल के जो बालक होते हैं उनमें इस तरह की भावना ज़्यादा देखी जा सकती है। 2-3 बच्चे खेलते समय यह भाव प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी गाली गलौज, मारपीट, वस्तुओं को यहाँ वहाँ फेंकने, ये सब भी दिखाई पड़ता है। और हमेशा के लिए दोस्ती ख़त्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मित्र बन जाते हैं और आपस में खेलने लगते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ पुराना। लेकिन बाद में क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ इस व्यवहार में कमी आ जाती है और बालिकाओं की अपेक्षा बालक कलहन में अधिक शक्ति प्रयोग करते हैं, और बालिकाएं क्या करती हैं, भाषा एवं तर्क के माध्यम से कलहन प्रदर्शित करती हैं। मतलब बालक क्या करते हैं, शक्ति प्रदर्शन मतलब कि लड़ाई झगड़ा मारपीट, इससे अपना कलहन प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बालिकाएं बोल के, शब्दों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से कलहन प्रदर्शित करती हैं। जब 2 अच्छे मित्र हैं बड़ियों और उनके खिलौनों में आदान प्रदान करते समय झगड़ा हो जाता है तो उनकी मित्रता और भी अधिक घनिष्ठ हो जाती है। लेकिन जब ऐसे बालकों से कोई मित्रता नहीं होती है, कलहन करने से सामाजिक विकास पर बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट है विरूपण तथा आखेदन। इसे हम टीजिंग एंड बुलिंग भी कहते हैं, चढ़ाना। ठीक है, ये भी कलहन झगड़े से ही संबंधित होती हैं। इसमें आक्रामकता की छवि देखने को मिलती है। इसके द्वारा बालिकाएं बड़े बालक निर्बल तथा छोटे बालक में क्रोध उत्पन्न करने का प्रयास, माने उनको चिढ़ाते हैं कि कैसे उनको गुस्सा आए। ठीक है, ये तो हो गया विरूपण। फिर आखेदन में क्या आता है, आखेदन में बड़े और बलशाली बालक छोटे और निर्बल बालकों को शारीरिक कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जैसे कांटा चुभाना, उनकी टोपी उतार देना, उन्हें गिरा देना, उनके कपड़े खींचना, ये सब आखेदन के अंतर्गत आ जाता है। अब ये क्रियाएं संतुलित बालक की अपेक्षा असंतुलित बालकों में और लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है आत्मसम्मान या आत्म गौरव, जिसे हम सेल्फ असर्शन भी कहते हैं। ये बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। अगर हम उनकी क्रियाओं और खेलों को देखें तो वो अपनी बुद्धि शक्ति, उनमें कितनी योग्यता है, वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है।
यदि ऐसे बालक को कोई बुरा भला कहता है, उनकी बुराई करता है, उनके सामने उन पे गलत कहता है तो, या उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, तो उन्हें आनंद का अनुभव नहीं होता है। उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं है, बहुत सब कुछ खो गया है ज़िंदगी। इस तरह से बालक के सामाजिक विकास में आत्मसम्मान तथा आत्मगौरव की भावना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर नेक्स्ट है प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन। प्रतियोगिता की भावना तभी आती है जब बालक में आत्मसम्मान की भावना होती है, जब उसको ये लगता है कि कोई मेरी प्रशंसा करे, तो इसी वजह से प्रतियोगिता की भावना आती है और दूसरों के सामने अपना अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं प्रतियोगिता के माध्यम से। सबसे पहले बालक माता पिता से स्नेह प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से ईर्ष्या करने लगते हैं और प्रतियोगिता की भावना सीख जाते हैं। कभी कभी बालक ये सोचते हैं कि उनके अन्य बालकों के पास अच्छे खिलौने, उनके पास अच्छे खिलौने नहीं हैं, तो और कभी ये सोचते हैं कि उनके वस्त्र दूसरे बालकों से अच्छे हैं, या उनके वस्त्र की अपेक्षा उनके वस्त्रों से जो दूसरे बालक हैं उनके वस्त्र ज़्यादा अच्छे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर उनके मन में ईर्ष्या यानी कि जलन उत्पन्न होती है। यही उन्हें प्रतियोगिता करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, और यही प्रेरणा जो प्रतियोगिता की भावना से उनमें आक्रामक प्रवृत्तियों भी जन्म लेती हैं। 3 साल के बाद ही प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है एक बालक में, जब वो ये समझने लगता है कि दूसरे बालक क्या कर रहे हैं। इससे बालक को खेलने, दौड़ने, लिखने पढ़ने, वस्त्र पहनने आदि इन सभी क्षेत्रों में दूसरे बालकों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। फिर है वाद विवाद प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं, इन सभी का आयोजन होता है जिसमें बालक अपना भाग लेते हैं और सफल होने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट है सहयोग। बालकों में सहयोग की भावना भी बहुत जल्दी आ जाती है। यदि बालकों के कार्यों की थोड़ी सी भी प्रशंसा सराहना की जाए तो वो सभी कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ कारणों से बालकों में असहयोग की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है, जिसके कारण है बालकों की रुचि के अनुसार कार्य न होना, उनका ध्यान किसी और कार्य में लगा होता है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बालक की क्षमता के अनुसार कार्य नहीं हो, निर्धारित कार्य करने का जब वो उन्हें ये नहीं समझ में आए कि किस तरह से कार्य किया जाना है, उसका तरीका क्या है, उसका कार्य करने का निर्देश ना समझ पाना, मस्तिष्क और शरीर की थकावट की वजह से भी उनमें असहयोग की भावना आ जाती है। और अगर उनके कोई साथी, उनके मित्र उन्हें सहयोग नहीं प्रदान कर रहे हैं उनके कार्य में, तो भी उसमें असहयोग की भावना आ जाती है। इसलिए माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को ये समझना चाहिए कि बालकों में सहयोग की भावना को अवश्य विकसित करें और उन बातों से बचें जिसकी वजह से बालकों में असहयोग की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। और अगर किसी बालक में असहयोग प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई तो उसको दूर कैसे किया जाए। फिर नेक्स्ट मित्रता। इससे मित्रता के भाव भी विकसित होता है। 2 से 3 बालक इस अवस्था में एक दूसरे के साथ बैठकर एक स्थान पर खेलते हैं। थोड़ी सी बात पर वे एक दूसरे को मारने लगते हैं, किंतु कुछ ही देर बाद दूसरे ही क्षण उनमें मित्रता की भावना फिर से स्थापित हो जाती है। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे मित्रता भी व्यापक होती जाती है। कुछ ही घनिष्ठ मित्र बालकों के होते हैं। ज़्यादातर बालक अपनी उम्र या अपनी कक्षा के बालकों को ही मित्र बनाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो बालक
पढ़ाई में आगे होता है या खेलने में आगे होता है, उनसे और बालक और उनके क्लास के हो गए या उनकी उम्र के सभी बच्चे मित्रता करना चाहते हैं। अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जैसे कि चालमन, हॉगमन, कोच और जर्सी। इनके अनुसार बालक जिन आधार पर मित्रता का संबंध स्थापित करते हैं वो निम्नलिखित हैं। मतलब पहला आधार है समान आयु के आधार पर वो अपना मित्र बनाते हैं। एक ही कक्षा में होते हैं अगर बालक तो भी वो मित्र बनाते हैं। समान सामाजिक परिवार, इनका सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी है एक दो परिवारों की तो भी मित्र बनते हैं। समान बुद्धि। फिर चौथा आधार है कि अगर दो बालकों की बुद्धि समान है, या तो वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के हैं या सामान्य बुद्धि के हैं या बिल्कुल निम्न है, तो वो अपने जैसा ही बुद्धि वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला कहें या निम्न कोटि का, तो वो अपने हिसाब से मित्र बनाते हैं। अगर कोई बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होगा तो वो भी तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति को ही मित्र बनाना पसंद करेगा। और कोई अगर बहुत ही सामान्य बुद्धि का है या जैसे हम कहेंगे कि वो जो विशिष्ट बालक होते हैं तो वो विशिष्ट बालकों को ही मित्र बनाते हैं अगर उनमें इतनी समझ है तो। फिर नेक्स्ट है पूर्व परिचय। अगर बालक एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो भी ये एक आधार होता है मित्रता करने का। फिर है नेतृत्व। नेतृत्व संबंधी गुणों के विकास पर भी अनेक अध्ययन हुए जिनसे यह पता चला कि किंडरगार्टन अवस्था में ही बालकों में नेतृत्व और अनुसरण करने की योग्यता विकसित हो जाती है। वही बालक समूह का नेता बन सकता है जिसका शारीरिक मतलब जो बलिष्ठ होता है शारीरिक रूप से, वही नेता बन सकता है और लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। लेकिन इस अवस्था में नेतृत्व क्या होता है, स्थायी नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।